तो आप मुझे बताइए ये करने का बेनिफिट क्या होता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कैरिंग आउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म, बताइए। Concentrate urine formation. यूरिन फॉर्मेशन, बिल्कुल सी बात है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का फायदा ये होता है कि आप एक अपनी यूरिन बना पाते हो व्हिच विल बी कंसंट्रेटेड एंड इट विल हैव अ लाइक लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड लाइक मोर अमाउंट ऑफ यूरिया। तो यहाँ पे आपका पानी का नुकसान कम होता है या पानी का रीएब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे ज्यादा हो पाता है। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। अब आप जानते हो दैट यू हैव अ टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन, आपके दो टाइप के नेफ्रॉन आपको मिलते हैं देखने के लिए। यू हैव अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड यू हैव अ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। आप मुझे बताइए दोनों में से किसका नंबर ज्यादा रहेगा आपकी किडनी के अंदर? Cortical nephron. यस बिल्कुल सी, इनका नंबर आपका रहेगा, कितना रहता है वैसे इनका नंबर किडनी में? 85%. 85%, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। एंड जो आपके जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन थे वो आपके रह जाता है आपके 15%। अब मुझे ये बताइए कि आपके जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर क्या खास बात होती है, लाइक इनमें ऐसा क्या खास होता है जो वासा रेक्टा होता है। ये वासा रेक्टा होता है। और एक और चीज और कुछ बताना चाहोगे इसके अलावा, और इसमें क्या अलग होगा? बहुत सही सब लोग एकदम सबका आंसर एक साथ है। यस, दे विल हैव अ वेरी लॉन्ग हेनली लूप। उनका हेनली लूप आपके यहाँ पे काफी लेंथी होगा, काफी लंबा होगा एंड दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन द जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो इनका हेनली लूप आपको मिलेगा जाते हुए अप टू द डेप्थ ऑफ द नेफ्रॉन तक, आपको ये जाते हुए आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यस, ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। एंड इसके साथ साथ जो ब्लड वेसल आसपास घूम रही होती है दैट इज माय वासा रेक्टा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ वो हम कौन सा टर्म यूज करते थे उसके लिए जब आपका ब्लड फ्लो होता था या फिल्ट्रेट फ्लो होता था इन द अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन द फिल्ट्रेट और द ब्लड फ्लो यूज्ड टू हैपन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? काउंटर करंट। बिल्कुल सही। सो व्हेन द ब्लड फ्लो और फिल्ट्रेट फ्लो इज हैपनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट टर्म ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय काउंटर करंट। तो वो चीज हमने यहाँ पे कल के क्लास में देखी थी। और अल्टीमेटली आप जानते हो कि काउंटर करंट कराने का यहाँ पे फायदा क्या होता है, फिर आपका यूरिन बनेगा कॉन्सेंट्रेटेड। अब मुझे ये बताओ कि आपके कलेक्टिंग डक्ट में से थोड़ा सा यूरिया बाहर निकाला जाता है, आपके कलेक्टिंग डक्ट में से यूरिया बाहर निकालते हो, उसकी वजह क्या होती है? व्हाई यू आर टेकिंग आउट स्मॉल यूरिया फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट? ताकि हम उसको काउंटर करंट मैकेनिज्म में यूज कर पाए। फ्लूइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। हाँ जी, आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। तो आपकी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है आसपास आपके नेफ्रॉन के, उसके अंदर आपको एक लेवल मेंटेन करना होता है आपके ऑस्मोलैरिटी का। उसके अंदर आपको ऑस्मोलैरिटी का एक लेवल मेंटेन करना होता है। वो मेंटेन करने के लिए आप थोड़ा यूरिया बाहर निकाल लेते हो। अब ये जो यूरिया मैंने बाहर निकाला है, तो क्या ये दिक्कत नहीं आती कि यूरिया मेरा वहां पे इकट्ठा हो जाएगा और सारा यूरिया वहां पे हो जाएगा? ऐसा दिक्कत नहीं आता वहां पे? नो सर। दिक्कत नहीं आता? क्यों दिक्कत नहीं आता फिर यूरिया के वहां पे इकट्ठा होने का? सर ये सेंडिंग पार्ट ऑफ लूप को दोबारा दे दिया जाता है। हाँ जी, वहां से मेरा जो यूरिया होगा इट विल गेट इनटू द असेंडिंग पार्ट। तो बेसिकली यूरिया आप वहां पे लेके आते हो और फिर बाद में वो आपका असेंडिंग पार्ट से आपका वापस से फिल्ट्रेट के एरिया में आ जाएगा, साइकिल के अंदर वो आ जाएगा। तो ये बात भी याद रखना कि यूरिया हम निकालते हैं बट दैट यूरिया वहां पे इकट्ठा नहीं होता ज्यादा, बिकॉज दैट यूरिया कैन बी ब्रॉट बैक इनटू द असेंडिंग पार्ट ऑफ द हेनली सूप के अंदर, आप उसे वापस वहां पे लेके आ जाओगे। तो ये चीज आपको वहां पे होते हुए आपको मिल जाती है। सो दैट इज आल्सो वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। नाउ लेट मी कम बैक ओवर हियर। और ये एक पिक्चर हम ऑलरेडी यहाँ पे हम समझ चुके डिटेल के अंदर, ये सारी कहानी हम यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है ऑस्मोरेगुलेशन, ऑल दोस थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड, राइट? नाउ सो नाउ यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर। एक बार फिर इसे देख लो ताकि आपको याद रहे हमेशा। यू कैन सी द काउंटर करंट। याद रखना डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में से आपका पानी निकलेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपका हमेशा इट इज नोन फॉर द लाइक एब्जॉर्प्शन, लाइक रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विल हैपन हियर। और जो असेंडिंग लूप होता है वहां से आपको निकलता है आपके यहाँ पे NaCl। और याद रखना ये जो पूरा आपका जोन है दैट जोन इज माय इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये पूरा आपका जोन है यहाँ पे, दैट जोन और दैट फ्लूइड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कोई मुझे बताएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ पे होता है, मिडुला वाले पार्ट में और कॉर्टेक्स वाले पार्ट में? कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। मेडुला। मेडुला वाले पार्ट में होगा, मेडुला पार्ट में। ये जो पूरा बेटा देखो आपका वासा रेक्टा एकदम डेप्थ तक पहुंच चुका है, आपका हेनली लूप आपका डेप्थ तक पहुंच चुका है। तो ये जो पूरा एरिया मेरा रहेगा मेडुला ही रहेगा ना। देखो यहाँ पे लिखा तो है इन लोगों ने, आउटर मेडुला इनर मेडुला, है ना? इसको लेके गड़बड़ नहीं करनी, मेडुला वाला पार्ट है। ठीक है, सो जब भी हम बात करते हैं काउंटर करंट के बारे में, जब भी हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में, सो दैट इज सीन इन द मेडुला वाले रीजन के अंदर। सो मेडुला वाले रीजन में आपको ये मिलेगा देखने के लिए।
राइट। अगर आपसे कोई पूछता है कि रेनल कॉर्पस सेल्स, पीसीटी, डीसीटी आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? कॉर्टेक्स हमेशा कॉर्टेक्स, बिल्कुल सही। सो माय पीसीटी, डीसीटी एंड माय रेनल कॉर्पस सेल्स आर ऑलवेज बीन सीन इन द कॉर्टिकल एरिया, कॉर्टेक्स वाले रीजन में आपको मिलेंगे देखने। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद, एंड दैट इज इंटरेस्टिंग। और याद रखना ऑस्मोलैरिटी, जितना आप नीचे जाओगे उतनी आपकी ऑस्मोलैरिटी वहां पे बढ़ती जाएगी। तो ऊपर आपका है यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल्स, लेकिन जैसे आप नीचे जा रहे हो 600, 900, 1200 आपकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे आपकी बढ़ती जाती है। सो वी फाइंड द ऑस्मोलैरिटी विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग एज यू गो टू द डेप्थ ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ऐड, दिस इज आल्सो वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, राइट नाउ। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दैट इज समथिंग वी हैव सीन, ये हम यहाँ पे समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पे एक दो टर्म आपको हम यहाँ पे समझाते हैं। एक टर्म आपका यहाँ पे होगा, दैट इज माय डायूरेसिस। डायूरेसिस, अब डायूरेसिस जब भी आपके सामने टर्म आएगा तो इसका मतलब याद रखना, दिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस ऑफ यूरिन और फॉर्मेशन ऑफ, or I can simply say like excess formation of urine, excess formation of urine is something called as my diuresis. So diuresis को हम यहाँ बोलेंगे एज अ एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन। जब भी आपके बॉडी के अंदर एक्सेस में आपका यूरिन फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होगा, सो एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज माय डायूरेसिस, राइट। तो अगर आप समझोगे अगर आपका ज्यादा, अगर आपका यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे आपका पानी का नुकसान भी ज्यादा होगा, राइट, मतलब मोर वाटर विल बी यूज्ड ओवर हियर। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके बॉडी के अंदर ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन आपका होता है उसे हम कहते हैं एज अ डायूरेसिस। सो एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज माय एक्सेस, याद रखना एक्सेस मतलब ज्यादा, तो बहुत ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन अगर आपका हो रहा है तो उसको लिए हम एक टर्म यूज करेंगे यहाँ पे एज अ डायूरेसिस, राइट। फिर एक और टर्म आपका यहाँ पे होता है जिसे हम कहते हैं एज अ डायूरेटिक। एक और टर्म आपका यहाँ पे है जिसे हम कहते हैं एज अ डायूरेटिक। तो डायूरेटिक बेटा वो सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आपका होगा। तो डायूरेटिक मतलब ये कोई ना कोई आपका सब्सटेंस होगा, some kind of substance which promote more urine formation, which promote more urine formation। तो एक आपका वो सब्सटेंस, कोई ना कोई सब्सटेंस आपका हो सकता है जिसकी वजह से आपका ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन आपका होगा। सो बेसिकली डायूरेटिक वो होता है जिसकी वजह से आपका डायूरेसिस होगा, जिसकी वजह से आपका मोर यूरिन फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होगा। तो आपको मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आपका एग्जांपल यहाँ पे हो गया समथिंग लाइक अल्कोहल, इट इज डायूरेटिक, इसकी वजह से आपका यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होता है। देन आपका हो गया कैफीन, कैफीन आपका हो गया, कैफीन मतलब जो कॉफी के अंदर आपको मिलता है, कॉफी में जो आपको मिलता है कैफीन आपका हो गया, अल्कोहल आपका हो गया, दे आर ऑल गोइंग टू बी माय डायूरेटिक। अगर ये आप कंज्यूम करो तो इसकी वजह से आपका यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। सो दैट विल लीड टू एक्सेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो अब अगर आप ये दो टर्म को समझ पा रहे हो तो आप एक और टर्म यहाँ पे समझ पाओगे। पहले तो आप ये बताओ कि आपको डायूरेटिक टर्म यहाँ पे समझ आ रहा है, इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि यार डायूरेटिक के एग्जांपल क्या होते हैं, तो यू कैन से कैफीन इज अ वेरी गुड एग्जांपल, कॉफी एक बढ़िया एग्जांपल आपके यहाँ पे, एंड इवन आपका अल्कोहल फॉर्मेशन, सॉरी अल्कोहल कंजम्पशन इज कैन आल्सो, अल्कोहल इज आल्सो गोइंग टू बी डायूरेटिक। तो अगर ये कंज्यूम कर रहा है कोई, देन दे विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कैन बी सीन। और ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन जो आपकी बॉडी में होता है उस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डायूरेसिस, दैट इवेंट इज कॉल्ड एज माय डायूरेसिस। तो आई होप ये दोनों टर्म्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं। यस सर। यस सर। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बता देना, अगर टर्म्स को लेकर कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। क्योंकि अगर आपको ये दो टर्म समझ आ रहे हैं तो एक और टर्म आप समझ सकते हो यहाँ पे, जो आपने पहले भी देखा था, उस टर्म का यहाँ पे नाम होगा आपका यहाँ पे ADH। ADH का फुल फॉर्म क्या था, याद है कुछ? एंटी डायरेटिक हार्मोन। हाँ जी, इट वाज माय एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये था मेरा नाम मेरे ADH का, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन यहाँ पे जो नाम है, नाम से आप समझ आ जाएगा आपको यहाँ पे, एंटी, एंटी मतलब अगेंस्ट, ठीक है। तो ये एंटी डायूरेटिक मतलब ये आपका एक्सेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के अपोजिट काम करेगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा है
कि एडीएच का काम जानते हो, है ना? एडीएच का काम क्या होता है? वो जाके कलेक्टिंग डक्ट को जाके बोलेगा, वो आपके डीसीटी को जाके बोलेगा कि चलिए आप पानी को एब्जॉर्ब करिए, यू स्टार्ट रीएब्जॉर्बिंग द वाटर, ताकि आप कम से कम पानी का लॉस करो यूरिन के साथ साथ। और वही काम मेरा यहाँ पे वैसोप्रेसिन या एडीएच का काम होता है यहाँ पे। सो ये टर्म आपको समझ आना चाहिए, दैट इट मीन्स एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का मतलब यहाँ पे कि ये बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है। डाययूरेसिस के अपोजिट जो काम करता है, इसलिए उसे हम नाम देते हैं यहाँ पे एज एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसके वजह से आप पानी बचा पाते हो। इसकी वजह से ऐसा नहीं कि पानी का नुकसान हो रहा है यूरिन के साथ साथ, इसकी वजह से वी आर एबल टू कंजर्व मोर अमाउंट ऑफ वाटर। सो बिकॉज ऑफ दिस वी आर एबल टू कंजर्व मोर अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये चीज आप यहाँ पे रखना, दैट इज माय एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, दैट इज माय एडीएच। तो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? तो ये दो टर्म्स अगर आपको समझ आ रहे हैं तो आपको ये इसका मतलब भी अब आपको यहाँ पे समझ आ जाता है, ठीक है? सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। सो दिस वाज वन ऑफ द टर्म यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज समझाना चाहूंगा जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर हम यहाँ पे देखेंगे। एक ब्लड वेसल के बारे में बात करना चाहूंगा। सो ध्यान से सुनिएगा कहानी को और आपको समझ आ जाएगा। समझो ये है आपका यहाँ पे इंटेस्टाइन। सो समझो यहाँ पे आपका है इंटेस्टाइन, ये मेरा है यहाँ पे इंटेस्टाइन। दिस इज योर इंटेस्टाइन। यहाँ पे आपका खाना डाइजेस्ट होता है, यहाँ पे आपका खाना आएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा और वहां से फिर खाने को एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है? तो खाने को एब्जॉर्ब करने के बाद, सो इंटेस्टाइन से आपने खाने को एब्जॉर्ब किया, खाने को एब्जॉर्ब किया, तो अगर याद रखना कि खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए यू नीड टू हैव अ कैपिलरीज। तो यहाँ से आपकी कुछ कैपिलरीज यहाँ पे होंगी, यू विल हैव सम कैपिलरीज, और उस कैपिलरीज के अंदर आप अपने खाने को जो डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब किया खाने को उसको आप डाल दोगे। सो यू हैव सम कैपिलरीज ओवर हियर। तो ये आपकी कैपिलरीज है और एक कैपिलरीज साथ में इकट्ठा होंगी और आपको एक नई चीज बना के देगी। सो यू हैव दिस कैपिलरीज ओवर हियर, ये है मेरी यहाँ पे कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज अब साथ में यहाँ पे इकट्ठा होके दे विल मेक समथिंग लाइक माय वेन। ये मुझे यहाँ पे बना के देगी मेरी यहाँ पे एक वेन। सो दिस कैपिलरीज विल कम टुगेदर एंड विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माय वेन, और उस वेन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हिपैटिक पोर्टल वेन। उस वेन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या ये नाम याद आ रहा है? हमने ये नाम पहले भी सुना था। यस सर, यस सर। ठीक है, ये जो वेन यहाँ से निकल के आ रही है इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे एज अ हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन। सो कैपिलरीज यहाँ पे थी, कैपिलरीज में आपने खाने को एब्जॉर्ब कर लिया, लेके आए कैपिलरीज के अंदर खाने को, और वो कैपिलरीज ने अल्टीमेटली मिलके बनाया अपने यहाँ पे वेन, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल वेन। अब ये जो वेन आपके यहाँ पे बनी है, ये वेन कहाँ पे जाएगी? कोई बताएगा मुझे ये वेन जाएगी कहाँ पे? अब यहाँ से हिपैटिक लिखा हुआ है, याद करो हिपैटिक का मतलब क्या होता है? व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक हिपैटिक, सी बात है, हाँ जी बिल्कुल सी बात है। तो ये जो मेरी वेन है अब यहाँ पे, यहाँ से ट्रेवल करके दे विल अल्टीमेटली एंटर इनसाइड द लिवर। तो ये मेरी जाके एंटर करेगी मेरे यहाँ पे लिवर के पास। नाउ दे विल एंटर इनसाइड द लिवर। तो यहाँ पे मेरा लिवर खड़ा हुआ है, राइट? ये लिवर मेरे यहाँ पे खड़ा है, तो इसके अंदर मेरे यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल वेन मेरे यहाँ पे एंटर करेगी। सो हिपैटिक पोर्टल वेन यहाँ पे मेरी आ रही है। अब देखो एक बात याद रखना कि खाना जो भी आपने यहाँ पे डाइजेस्ट किया था, आपने एब्जॉर्ब किया था, वो सारा के सारा आ गया आपका हिपैटिक पोर्टल वेन के अंदर। तो यहाँ पे मेरा सारा खाना आ चुका है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सब कुछ मेरे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? एवरीथिंग इज नाउ इज इनसाइड ओवर हियर। अब यहाँ पे क्या होगा? तो ये जो आपका जो खाना है या एक्सेस में जो आपका कंटेंट है, वो सारा आप लिवर के पास लेके आते हो। ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, विटामिन हो गए, वो सारा लेके आप आओगे अपने लिवर के पास। अब एक बार आपकी वेन लिवर के अंदर आ गई तो पता है क्या होगा? नाउ अगेन इट विल फॉर्म द कैपिलरीज। तो ये जो मेरी वेन है यहाँ पे अंदर आ चुकी है और अभी बनाएगी मेरे यहाँ पे कैपिलरीज। नाउ इट विल फॉर्म द कैपिलरीज, इट विल फॉर्म द कैपिलरीज। इसने कैपिलरीज यहाँ पे बनाई, और जब इसने कैपिलरी यहाँ बनाई तो पता है इसका फायदा क्या होता है? क्योंकि आप कैपिलरी में से खाने को बाहर निकाल सकते हो। ये बात आप जानते हो ना कि कैपिलरी में से काफी डिवीजन होता है। सो जो आपके यहाँ पे कैपिलरी बनेगी तो यहाँ से फिर आपका खाना बाहर निकलेगा, जो भी आपने डाइजेस्ट किया है वो आपका यहाँ से बाहर निकलेगा। सो जो भी आपने डाइजेस्ट किया था दैट विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द कैपिलरी एंड विल गेट इनसाइड द लिवर। तो लिवर के साइड में आपने चीजों को ट्रांसपोर्ट कर दिया, जो भी आपको लिवर को देना था वो आपने यहाँ पे लिवर को दे दिया, ठीक है? तो ये बात याद रखना कि you have a capillary, it has formed the portal vein and again it has formed the capillary over here. So this is again going to be a capillary. तो ये भी मेरे यहाँ पे capillary ही हो जाएगी. This is also going to be a capillary. किसी का माइक ऑन है शायद से, श्वेता देखिएगा शायद आपका माइक ऑन है।
तो यहाँ पे मेरा कैपिलरी तक मैं पहुंच चुका हूँ, राइट। आपने बेसिकली किया क्या, यहाँ पे लीवर को अपना जो भी कंटेंट था, डाइजेस्टेड फूड था, आपने उसे वहां पे दे दिया, सब कुछ नहीं, जो भी लीवर के पास रखना होता है वो आप रख देते हो वहां पे, और जो नहीं रखना होता वहां पे आप नहीं रखते हैं। सो दैट इज समथिंग व्हिच हैज बीन डन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, नाउ दिस कैपिलरीज क्या करेंगी, अब आपको एक नई चीज बना के देंगी। नाउ दिस कैपिलरीज विल मेक अ न्यू थिंग। अब ये कैपिलरीज सारी इकट्ठा होंगी। सो ये कैपिलरी यहाँ पे बन चुकी है, अब ये कैपिलरी सारी वापस इकट्ठा होती है। All those capillaries will now come together and will give rise to something else. और अब यहाँ से आपका बन के निकलेगा आपका hepatic vein। यहाँ से जो बन के निकलेगा that will be my hepatic vein। तो यहाँ से अब जो ब्लड वेसल मेरे यहाँ पे निकल रही है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a hepatic vein, ठीक है। This is called as my hepatic vein। और अब ये जो मेरी hepatic vein है, अब आप मुझे थोड़ा सोच के बताइए कि यहाँ से मेरी वेन निकली लिवर में से, क्या लगता है ये जो वेन निकल रही है लिवर में से, अब ये कहाँ जाएगी? नॉर्मली वेन कहाँ पे जाती है? किडनी। अरे नहीं, किडनी पे तो आते आपकी जाती है, रेनल आर्टरी जाती है बेटा। हेपेटिक वेन वहां पे जाके क्या करेगी, और क्या होगा, और कहाँ जा सकती है? वेन नॉर्मली जाती है बेटा अपने बॉडी की सारी वेन्स जाती है, हार्ट के पास जाएगी, बिल्कुल सही बात है। सो हेपेटिक वेन यहाँ से मेरी निकली, और यही हेपेटिक वेन अब मेरी आगे बढ़ेगी, एंड नाउ इट विल गो टुवर्ड्स द हार्ट। सो नाउ दिस हेपेटिक वेन विल अल्टीमेटली ट्रैवल एंड विल रीच टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये घूम घूम के अपना हार्ट के पास पहुंच जाएगी, राइट। इट विल गो टुवर्ड्स द हार्ट, राइट। सो हेपेटिक वेन विल नाउ गो टुवर्ड्स, बिकॉज़ हेपेटिक वेन विल बी हैविंग ऑल द, देखो वेन का काम क्या होता है, हार्ट की तरफ जाना, फिर वहां से हो जाएगी लंग्स के पास जाएगी, आपके ब्लड को भेजा जाएगा सो दैट इट कैन गेट ऑक्सीजनेटेड। सो यू शुड नो दैट। सो ये चीज आपके यहाँ पे घुमा फिरा के आपकी जाएगी आपके हार्ट के पास, ठीक है। किडनी के पास नहीं जाएगी, किडनी का कोई काम ही नहीं है ना यहाँ पे, तो किडनी का तो कोई काम ही नहीं है। फिर गो टुवर्ड्स योर हार्ट, सो देयर गो टुवर्ड्स योर हार्ट। किसी को याद है हार्ट के अंदर कौन से चेंबर में आता है आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड? राइट आर्ट्रिकल, राइट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राइट आर्ट्रियम के अंदर आपका आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। ये सब भूल मत जाना, सॉरी, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और याद रखना जो यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लड वेसल होता है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे ब्लड भेजते हो। और नीचे से अगर ब्लड आ रहा हो तो ब्लड आएगा वाया इंफीरियर वेना केवा। जी, भूलना नहीं, ये सब आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आपका राइट आर्टरी में आपका ब्लड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक पाथवे है जो आपको यहाँ पे याद रखना। दिस इज वन ऑफ द पाथवे व्हिच यू हैव टू नो, राइट। सो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। अब आप एक और चीज आप यहाँ पे समझो, लिवर से आपका निकल रहा है आपका हेपेटिक वेन, लिवर से आपका हेपेटिक वेन यहाँ पे निकल जाए, और इसके अंदर से फिर आपको ये जाएगा फ्रॉम इट विल गो टुवर्ड्स द हार्ट, एंड फ्रॉम द हार्ट इट विल गो थ्रू आउट द बॉडी। ये आपका थ्रू आउट द बॉडी आपके यहाँ पे जाएगा। तो जब लिवर से मेरा हेपेटिक वेन यहाँ पे निकल रहा है तो इस वेन के अंदर आपको यूरिया भी ज्यादा मिलेगा। देखो लीवर के अंदर क्या होता है, याद करना, लीवर इज नोन फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ये बात हमने पढ़ी थी ना पहले भी, कि लीवर क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। और लीवर यूरिया किसमें से बनाता है? अमोनिया से, राइट। ये बात आप सब लोग जानते हो, बिल्कुल सही, कि लीवर के अंदर क्या होगा, यू विल हैव द अमोनिया, और इस अमोनिया को ही आप कन्वर्ट करते हो आपके यूरिया के अंदर, राइट। सो दिस अमोनिया विल कन्वर्ट इनटू योर यूरिया। और ये करने के लिए आपका यहाँ पे जो एक साइकिल जिसको हम यहाँ पे रन करते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पे ऑर्निथिन साइकिल। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना उसे हम कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल। अगर कल उठ के अगर आपसे कोई पूछे कि यार क्या होता है ऑर्निथिन साइकिल, तो आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, आपको इतना बोलना है ये वो साइकिल है जिसके थ्रू आपका यूरिया बनता है अमोनिया में से। दिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच द यूरिया इज फॉर्म फ्रॉम द अमोनिया, ठीक है। कोई आपको डिटेल में इतना पूछेगा नहीं। अगर किसी ने पूछ लिया क्या होता है ऑर्निथिन साइकिल, तो आपको इतना तो बोल देना है कि अमोनिया में से यूरिया बनता है ना, उसे हम कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल, और वो आपका होगा लिवर के अंदर, राइट। अब लिवर में यूरिया बन गया, ठीक है, लिवर में आपका यूरिया बन चुका है, तो सिंपल सी बात है, अब इस लिवर के यूरिया को आपको भेजना है किडनी तक। भेजना है कि नहीं भेजना? भेजना होगा ना उसे तो। यस तो आप क्या करते हो, इस यूरिया को आप डाल देते हो अपने हेपेटिक वेन के अंदर। इस यूरिया को आप डाल देते हो आपके हेपेटिक वेन के अंदर। अब ये हेपेटिक वेन क्या करेगी, पहले जाएगी हार्ट के पास, हार्ट से क्या होगा, इट विल बिकम डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और फिर वहां से क्या होगा, आपका जो अओर्टा था वहां से ब्लड निकलेगा वापस से थ्रू आउट द बॉडी,
और जब वहां से ब्लड जाता है थ्रू आउट द बॉडी तो रेनल आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड भेजा जाएगा आपके किडनी तक, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एक बार ब्लड हार्ट तक पहुंच गया ना, फिर तो आप जानते हो ना हार्ट से आपका ब्लड थ्रू आउट द बॉडी भेजा जाता है। अगर Yes, sir. थ्रू आउट द बॉडी जा रहा है ब्लड तो मेरा किडनी तक भी पहुंचेगा। कुछ Yes, याद है sir. आपको? हमने याद करिए, हमने जब किडनी बनाई थी तो किडनी के अंदर जो आर्टरी जा रही थी उसका नाम क्या था? रेनल आर्टरी, Renal artery. राइट? Yes, sir. रेनल आर्टरी, सो वो सारा ब्लड आपका हार्ट से आ रहा होता है, हार्ट से आपका ब्लड आता है, अल्टीमेटली बनाता है रेनल आर्टरी, बनाती है आपकी कुछ आर्टरीज एंड देन विल गो इनटू द किडनी। तो ऐसे करके आप सप्लाई करते हो आपके यूरिया को, राइट? तो ये जो कहानी है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे पहले याद रखनी पड़ेगी कि व्हाट इज माय हेपेटिक पोर्टल वेन, ये कहाँ से कहाँ पे जा रही है, इसका काम क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो भी आपने डाइजेस्ट किया था, जो भी आपने एब्जॉर्ब किया था, डाइजेस्ट किया था, उसको आप लिवर तक लेके जाते हो। जो भी काम की चीज होती है उसे वो लिवर रख लेता है, जो काम का नहीं होता उसे वो नहीं रखता। ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो गया, विटामिन एक्स्ट्रा हो गए, उसे सब लिवर वहां पे अपना पास रख लेगा, राइट? उसके बाद क्या होगा, इसी लिवर में से फिर वही कैपिलरीज बनाएगी आपकी हेपेटिक वेन, और ये हेपेटिक वेन फिर जाती है अपने हार्ट के पास। तो क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन दिस देन प्लीज लेट मी नो, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो कल उठ के अगर आपसे कोई पूछे कि हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ से आती है, कहाँ पे जाती है, तो आप एक्सप्लेन आपको करना आना चाहिए। इट विल ऑल स्टार्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन से निकल रही है, राइट? वहां से आ रही है और जा रही है आपके लिवर के पास। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कैपिलरीज, फॉर्म्स द वेन, राइट? एंड देन अगेन फ्रॉम द कैपिलरी। जनरली पता है क्या होता है? जनरली होता है कि जो आपकी वेन होती है वो आपकी जाती है हार्ट के पास। जनरली जो आपकी वेन होती है वो आपकी निकलती है, जहां से भी निकल रही है वो जाती है डायरेक्ट हार्ट के पास। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे जो आपकी वेन निकल रही है वो आपकी जा रही है लिवर के पास, राइट? ताकि लिवर के साथ आप एसेंशियल चीजें एक्सचेंज कर सको एंड देन इट विल गो टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है, राइट? सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, तो अब एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेट्स ट्राई टू सी इफ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन के लिए हैंड रेज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मिलेटस। इनमें से कौन सी कंडीशन के अंदर आप कह सकते हो, देखिए क्या रे, इसको तो डायबिटीज मिलेटस हुआ है। ओके, बस दो ही लोग, ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा प्रिया बताइए क्या होगा इसका आंसर? Sir, option A. ओके, अंशिका आपको क्या लग रहा है? Option A. कशिश कौंडल आपने भी हैंड रेज किया था, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर? Sir, option A. ऑप्शन ए आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर है, कीटोन्यूरिया, ग्लाइकोसिलूरिया, बिल्कुल सही। अगर ये दो कंडीशन अगर आपको दिख रही है यूरिन के अंदर देन इट मींस द पर्सन इज सफरिंग विद द डायबिटीज मिलेटस। अब आप में से कोई मुझे बताएगा कीटोन्यूरिया आपका कब मिलता है आपके बॉडी के अंदर? एनीवन ऑफ यू कैन एक्सप्लेन दिस? ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वैसे देखा जाए तो याद करिए, बताया था मैंने आपको उस दिन जब मर्ज किया था। बोलिए। जब मतलब ब्रेकडाउन होती है फैट्स की तब कीटोनूरिया आता है। राइट, जब फैट्स का ब्रेकडाउन किया जाता है तब आपका कीटोन्यूरिया आपका बनेगा, बिल्कुल सही। मतलब तब आपकी कीटोन बॉडीज बनेंगे। तो यस, याद रखना, अगर किसी को डायबिटीज है तो उसकी बॉडी ग्लूकोज को तो यूज नहीं कर पाती, तो फैट को ब्रेक डाउन करा जाता है, तो तब आपका कीटोन बॉडीज आपको मिलेंगे आपकी यूरिन के अंदर। सो दैट इज समथिंग वी विल गेट टू सी। सो सच थिंग्स यू हैव टू नो, दैट्स माय कीटोन्यूरिया, राइट? नाउ ध्यान से देखिएगा, सोच के करना पड़ेगा क्वेश्चन, आप डायरेक्टली इसे नहीं कर पाओगे, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। Which of the following would help in a prevention of diuresis? लेकिन आप सब लोग कर सकते हो। Which of the following will actually help in preventing the diuresis? इनमें से कौन सी चीज आपकी हेल्प कर सकती है in preventing the diuresis? तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को एंड देन रेज योर हैंड। ले लीजिए अपने 20 सेकंड लीजिए आराम से। आई होप क्वेश्चन सबको समझ आ चुका है यहाँ पे। इनमें से कौन सी कंडीशन हेल्प करेगी टू प्रिवेंट डाययूरेसिस? और डाययूरेसिस में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मालूम है ना ये क्या होता है? दैट सिंपली मींस excess of urine formation, excess of urine formation में से कौन सी कंडीशन वो होने से बचाएगी? देख लीजिए, कर सकते हो बेटा। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अगर आपके सारे क्लियर है देन आपको ये क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो पढ़ लीजिए आराम से। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ तो उसके जैसे कि आपको ऑप्शन रीड करने में दिक्कत तो नहीं होती? पता चला लाइक यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द ऑप्शन। अच्छा, ऑलराइट, सो मोनिका बताइए। ऑप्शन ए। मोनिका आप कह रहे हो एएनएफ कॉजेज वासो कंस्ट्रिक्शन। बेटा एएनएफ तो करता है वासो डायलेशन। यस सर। लोग एएनएफ इज नोन टू कैरी आउट वासो डायलेशन, वासो कंस्ट्रिक्शन ये वासो डायलेशन आपका ये करता है। तो ये बात तो कहीं से भी आपके सही, ये स्टेटमेंट ही सही नहीं है यहाँ पे।
राइट, सो दैट्स नॉट वेरी ट्रू थिंग, ये सही बात आपकी यहाँ पे है, तो ये तो आपका हट गया यहाँ पे, ठीक है। और भी कुछ चीजें आपकी यहाँ पे हैं, बताइए मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मुस्कान देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सब लोग देखो ध्यान से क्या लिखा है ऑप्शन सी के अंदर उन लोगों ने, मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। क्या लिखा है इन लोगों ने? अंडर सिक्रेशन बेटा, अंडर सिक्रेशन मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपका एडीएच जितना आना चाहिए था उससे कम आ रहा है। तो एक बात बताओ, अगर एडीएच जितना आना चाहिए था उससे अगर कम आएगा तो उससे वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा, है ना। सर। स्टेटमेंट बड़ा तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट घुमा के पूछा कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाए। सो मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच, तो ये बात भी आपकी गलत हो जाती है, ये भी आपका यहाँ पे सही आंसर नहीं बन सकता। ऑप्शन बी। अच्छा अब अच्छा ऑप्शन बी आप कह रहे हो, चलिए ऑप्शन बी भी अब यहाँ पे देख लेते हैं। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 50-50 हो गया, सबने अपने अपने आंसर दिए। अच्छा पहले ऑप्शन बी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या कर रहा है? डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जीजी सेल्स। नहीं, अगर आपका देखो, अगर आपका जीजी सेल्स का सिक्रीशन अगर आपके यहाँ पे कम हो रहा है तो उससे आपका लाइक इट वोंट प्रिवेंट अ डायूरेसिस, ठीक है, इससे आपका डायूरेसिस आपका प्रिवेंट नहीं होगा, तो ये कहीं से भी आपकी मदद नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आपका रेनिन अगर आपका कम आ रहा है, रेनिन अगर आपका कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन आपका कम होगा, दैट वोंट बी हैपनिंग, तो इससे आपको मदद यहाँ पे नहीं मिलेगी। बट तो ये रेलेवेंट नहीं है, स्टेटमेंट आपका कहीं से भी आपका रेलेवेंट नहीं है कि आपका सही नहीं है स्टेटमेंट, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन आप ऑप्शन डी देखो यहाँ पे, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ NaIons एंड वाटर फ्रॉम द रेनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, ये बात तो सही है ना, ये बात तो आपके यहाँ पे सही है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ NaN वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स, रेनल ट्यूब्यूल्स में क्या इसमें आपका डीसीटी आ जाएगा, दैट इज डीसीटी और रेनल ट्यूब्यूल्स का ही पार्ट होता है ना वो भी। तो अगर ये अगर आपका होता है तो सिंपल सी बात है बेटा, आपका ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन आपका नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है, अगर आप ज्यादा वाटर निकाल रहे हो आपके से एल्डोस्टेरोन की मदद से, देन उसका फायदा यही होता है कि यूरिन फॉर्मेशन आपका हद से ज्यादा आपके यहाँ पे नहीं होगा। सो यस, ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। क्या आप सबको एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है इसका? यस सर। वो समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी सब ठीक है, वो समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब आप जाओगे 25 वाले एग्जाम में देने के लिए, तो अगेन आप वो लोग आपके सामने कुछ ऐसी घुमा फिरा के पूछेंगे, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल विद व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। सो याद रखना, सब स्टेटमेंट याद रखना, ये है वासोडायलेटर, रेनिन का कोई इसमें रोल है नहीं उस तरीके से, सो इट इज नॉट अ रेलेवेंट स्टेटमेंट, ये गलत होगा जाता है। और यहाँ पे अंडर सिक्रेशन लिखा हुआ है, सो ये भी गलत हो जाता है। नाउ अब ध्यान से पढ़िएगा इसे भी, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। मैं यहाँ पे एक चेंज करना चाहूंगा, यहाँ पे आएगा आपका हाइपर, यहाँ पे आपका आएगा टर्म हाइपर, ठीक है। इनमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन? अगर आप चाहते हो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना तो कौन से फैक्टर्स की यहाँ पे जरूरत होगी, देख लीजिए ध्यान से, टेक योर टाइम, टेक योर 10 मिनट्स, नॉट 10 मिनट्स, टेक योर 30 seconds and then try to answer this. Which of the following factor is responsible for formation of concentrated urine? All right, ठीक है, अंशिका, मोनिका, प्रिया ने हैंड रेज कर दिया, बाकी लोग भी बेटा, बाकी लोग भी कर सकते हो, कोई बहुत मुश्किल है नहीं है। बताइए अंशिका, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। मोनिका आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। देन प्रिया आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। ऑलराइट, सलाम, बताइए, आप भी बता दीजिए। ऑप्शन सी। ऑलराइट, सो आप लोग यहाँ पे कह रहे हो मेरा ऑप्शन से, और बाकी लोग भी आई थिंक बहुत अज्यूमिंग कि बाकी लोग भी आंसर करेंगे इसके अंदर। देखो अब इसे आराम से देख लो इस क्वेश्चन को, क्या रिस्पॉन्स कौन से फैक्टर की वजह से यू कैन एक्चुअली फॉर्म द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, राइट। आपने बोला यहाँ पे ऑप्शन सी, मेंटेनिंग द हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द मिडलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी, ये बात आपकी यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी आपने जो यहाँ पे आंसर मुझे दिया है, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। अगर आप हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हो मिडलरी एरिया के अंदर, जहाँ पे आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है,
इंटरस्टिशियल मतलब जहां पे आपका है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आपका बन सकता है। अब क्या आप में से कोई इसे एक्सप्लेन कर सकता है कि ऐसा होता क्यों है, व्हाई, हाउ दिस कैन हेल्प मी इन फॉर्मिंग द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ये मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। सर जैसे हमने पहले पढ़ा था कि काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा ना, उसमें अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड काउंटर करंट मैकेनिज्म का यूज ये होता है कि हम एक कंसंट्रेटेड यूरिन बनाए। तो इसमें दिया है कि हाइपर ऑस्मोलैरिटी, अगर हम ऑस्मोलैरिटी का मतलब ये होता है कि ज्यादा सोल्यूट, और अगर ज्यादा सोल्यूट होंगे तो हमारा ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। और मेडुलरी में ये होता है कि वहां पे ज्यादा वो आ जाएगा ना, मतलब यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी होगी वो ज्यादा होती है मेडुलरी, अगर हम यहाँ पे अगर ऑस्मोलैरिटी को ज्यादा रखेंगे ना तो जो यूरिन होगा वो ज्यादा आएगा। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी ज्यादा रखेंगे, बिल्कुल सी बात है आपकी, तो पता है यहाँ पे होगा क्या, पानी ज्यादा निकलेगा। यार एक हमने कल बात किया था हाइपो टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, फ्रॉम हाइपो टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जितना आपका यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी ज्यादा रहेगा उतना आसानी से आपका यहाँ पे पानी निकलता रहेगा। याद करिए, हमने यहाँ पे बता भी था आपको, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि देखो जितनी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी आपके आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, उतना ही ज्यादा यहाँ से आपका पानी निकलेगा, उतना ही यहाँ से पानी निकलता रहेगा। सो दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर विल जस्ट कीप ऑन कमिंग आउट। और जितना यहाँ से पानी निकलेगा उतना समझ जाओ कि उतना आपका यूरिन बनेगा आपके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड। सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी वेरी ट्रू ओवर हियर। ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे बिल्कुल से बैठ गया यहाँ पे, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द मिडलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी, ये आपकी मदद करता है टू फॉर्म द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, बाकी कोई भी चीज आपके यहाँ पे हेल्प नहीं कर रही। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसका कोई रोल नहीं है, इसकी वजह से आपकी कोई यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट नहीं बनती, तो इट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। लो लेवल एफडीएच, अगर हाई लेवल लिखा होता तभी मैं इसे लिख लेता, अगर हाई लेवल लिखा होता तभी मैं इसको एज अ आंसर देख लेता, बट यहाँ पे लो लेवल लिखा हुआ है तो ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे गलत, राइट। एंड देन यू हैव अ सेक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये इसका कोई रोल है ही नहीं इसके अंदर ये कोई यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप यहाँ पे ध्यान से समझिए एंड देन यू विल फाइंड ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। तो क्या सबको एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ? Yes, sir. मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इसमें से ना आपके सीधे सीधे क्वेश्चन लोग नहीं पूछते हैं, ऐसे ही घुमा घुमा के पूछते हैं। अब आपको भी लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे से हुआ नहीं या मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जितने आप देखोगे, एक बार आप वाकिफ हो गए ना इन क्वेश्चन से, देन आपके सामने जब वापस ऐसे क्वेश्चन तो आप उन्हें कर पाओगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट अपेरेंटली क्वेश्चन को समझना, उसके आंसर को समझना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ नहीं आ रहा एक्सप्लेनेशन, देन लेट मी नो कि सर ये वाला पार्ट आपका समझ नहीं आया, तो बता दो मुझे, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन वापस अगर आएगा तो आप लोग संभाल लोगे, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अभी आपके सामने हमने क्या एक्सप्लेन किया। नाउ ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग खुद से कर सकते हो। मैच द फॉलोइंग बेटा, मैच द फॉलोइंग आपको करना पड़ेगा। तो देख लो यहाँ पे ऑप्शन मैंने यहाँ पे लगा के रखे हुए नहीं है, आप पढ़ लो खुद से और मुझे फिर बताना किसको किसके साथ मैच करना है। एक बार आपका कॉन्फिडेंस आ जाए कि मुझे पता चल गया किसको किसके साथ मैच करना है, देन रेज योर हैंड। सो राइट नाउ रीड द क्वेश्चन थॉरली एंड देन प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी किसको किसके साथ मैच करना है। कर सकते हैं, तो ये तो हल्का क्वेश्चन है बहुत ही। मैच फॉलोइंग एकदम इजी ही होते हैं, मैच फॉलोइंग को लेके कभी दिक्कत नहीं आती, दे आर लाइक वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, एक बच्चे ने यहाँ पे कर लिया। बाकी लोग बेटा, बाकी लोग भी ट्राई करिए, रंजना, आरुषि, अंशिका एंड बाकी सारे बच्चे ट्राई करिए क्या करना है आज इसके अंदर। देखिए कशिश, कृतिका, कोमल एंड ऑल द पीपल हु आर हियर इन द क्लास, सलाम एंड एवरीवन। अंशिका, ठीक है, बताइए बेटा अंशिका कहाँ से कहाँ पे मैच होगा। चलिए ऑप्शन स्टेटमेंट ए बताइए, किसको मैं किसके साथ मैच करूंगा। 4 के साथ। इसको मैं मैच करूंगा मेरे 4 के साथ, ठीक है, ऑलराइट। देन मैं करता हूँ मेरा यहाँ पे, मुझे ये बताइए डी बताइए, डी मैं किसके साथ मैच करूंगा। सर यूरिनरी ब्लैडर 3rd के साथ। ठीक है, इसको मैं 3rd के साथ मैच करूंगा यहाँ पे, ठीक है। रंजना बाकी दो मैचिंग आप बता दीजिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन मैं किसके साथ मैच करूंगा यहाँ पे, रंजना। सर 2nd के साथ। ऑलराइट, ओके। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन मैं किसके साथ मैच करूंगा, बस ये बता दीजिए।
सर फिफ्थ फिफ्थ या फर्स्ट? फिफ्थ देखो इसमें फर्स्ट आएगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन मतलब आपका यूरिन का आप बना रहे हो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड, और आप जानते हो अगर हेनलीज ट्यूब आपका यहाँ पे होगा तो उसके वजह से आपका यूरिन आपका कॉन्सेंट्रेटेड आपका बन सकता है। ठीक है, सो ये आपका रेगुलेट करता है, हेनलीज ट्यूब बेसिकली डिटरमाइन करता है कि आपका यूरिन आपका कितना कॉन्सेंट्रेटेड आपका वहाँ पे होगा। राइट, तो यहाँ पे आपका 1 के साथ यहाँ पे आपका मैच आ जाएगा। राइट, मैंने आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लगे, बट आई होप आप सबको ये समझ आ रहा है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इस तरीके से आपको इन्हें यहाँ पे मैच करना होगा। सो राइट, दिस इज द मैचिंग आई विल बी फाइंडिंग इन दिस। आई होप ऐसे 1-2 क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम के अंदर भी, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। अब ये क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, सब लोग ये क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है। सो टेक योर टाइम, रीड द स्टेटमेंट थॉरली, टेक योर 30 सेकंड्स, अपने 30 सेकंड 1 मिनट आप लीजिए, एंड देन फिर आप मुझे बताइए कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट मेरा आपका सही है। कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन तो पूछना भी नहीं चाहिए उन लोगों ने। बताओ। सब लोग बेटा, सब लोग ट्राई करिए, हल्का क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन नहीं है। Which of this statement is going to be true? बताइए, कौन बता रहा था? पलक, आप बता रहे थे ना? पलक बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। पलक ऑप्शन डी कह रहे हैं यहाँ पे। कोमल आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। सलम कुमारी सर ऑप्शन डी। एंड मुस्कान? ऑप्शन डी। ओके, तो मुस्कान आप ये कह रहे हो द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनलीज इज इम्परमेबल टू वाटर। तो अगर यहाँ पे आपका पानी आपका इम्परमेबल यहाँ पे होता है, तो यहाँ से फिर क्या पास होता है, क्या यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? सर सोडियम और क्लोरीन आयंस। राइट, तो आप सबका आंसर यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये मेरी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज इम्परमेबल टू वाटर। यहाँ से आपका पानी आपका परमेबल नहीं होता, यहाँ से आपका पानी का रिजर्वेशन आपका नहीं हो सकता। बाकी स्टेटमेंट आप यहाँ पे देखो, बाकी सारी गलत है। द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनलीज इज इम्परमेबल टू वाटर, ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज इज परमेबल टू वाटर, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे पानी पर रिजर्व कभी नहीं होता। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ये भी हो गया, यहाँ से पानी निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट निकलते हैं। तो ऑप्शन डी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। राइट, क्या सबको ये सवाल समझ आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, कोई अगर दिक्कत आ रही हो देन प्लीज बता देना। राइट, नाउ इन मैमल्स व्हिच ब्लड वेसल वुड कैरी नॉर्मली अ लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। ये भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा सोचिएगा and you should be able to answer this. Which blood vessel would normally carry largest amount of urea? कौन सी ब्लड वेसल यहाँ पे कैरी करेगी आपका एक बहुत ज्यादा अमाउंट में यूरिया? अभी अभी तो सिखाया था आपको, अभी अभी तो इसकी कहानी आपको समझाई थी। चलिए बेटा चलिए, सब लोग हैंड रेज करिए, जो लोग हैंड रेज नहीं करे वो भी हैंड रेज करिए। अरे ये तो हो जाएगा क्वेश्चन, ये तो सिंपल है। प्रिया बताइए। ऑप्शन सी। दीक्षा कुमारी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। देन मुस्कान? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके। देन अंशिका, अंशु आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, याद करिएगा ऑप्शन सी हमने बात किया था, ऑप्शन सी के अंदर आपको मिलेगा ज्यादा अमाउंट में यूरिया। अब आप कहोगे कि सर इसमें यूरिया क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि आपके लिवर के अंदर हम अमोनिया में से यूरिया बना लें। राइट, एक बार आपने अमोनिया में से यूरिया बना लिया, देन दैट यूरिया विल बिकम पार्ट ऑफ माय हेपेटिक वेन ना। तो हमने जैसे कि हमने हमारी पिक्चर यहाँ पे समझी थी, देखी थी हमने, यहाँ पे हमने क्या देखा था यहाँ पे कि हमारे लिवर के अंदर हम बना रहे हैं हमारा यूरिया। राइट, मतलब अमोनिया से यूरिया बना रहे हो, तो ये जो यूरिया मुझे मिलेगा वो मुझे मेरा यहाँ पे मिलेगा। यूरिया विल बी सीन इन दिस पर्टिकुलर वेन एंड दैट इज माय हेपेटिक वेन। अब ये वेन मेरी जाती है मेरे हार्ट के पास एंड देन थ्रू आउट द बॉडी। तो हेपेटिक वेन बेटा यहाँ पे आपका आंसर बनेगा, जिसके अंदर आपको ज्यादा यूरिया मिलेगा। राइट, अगर आप कह रहे हो कि सर हेपेटिक पोर्टल वेन में क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हेपेटिक पोर्टल वेन में तो यूरिया है ही नहीं, यूरिया बनता ही लिवर के अंदर है।
सो हेपेटिक पोर्टल वेन में आपका अमोनिया हो सकता है, यू कैन हैव सम अमोनियम आयंस, राइट, और यू कैन हैव सम अमाइनो एसिड वहां पे हो सकते हैं, ठीक है, बट यूरिया आपको वहां पे नहीं मिलेगा, यूरिया आपका बन के निकल जाए आपका लिवर में से। सो और लिवर से कौन सी ब्लड वेसल आपकी निकल रही है, हेपेटिक वेन। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। क्या इसका एक्सप्लेनेशन आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द Yes, sir. सर Yes, ठीक sir. ठीक है, ऑलराइट। कोई भी चीज समझ ना आए तो प्लीज पूछ लेना, बता देना कि सर एक्सप्लेन कर दो, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो, which of the following, ये भी कर सकते हो, which of the following does not favor formation of large quantity of dilute urine, इनमें से कौन सी चीज है जो आपकी फेवर नहीं करती large quantity of dilute urine बनाना? So which of them is not going to favor the formation of a large quantity of dilute urine? So ये भी आप यहाँ पे आप कर सकते हो, बता सकते हो, इसका भी सोच के कर सकते हो। टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकेंड्स। इसके बारे में हमने बात किया था थोड़ा थोड़ा। ऑलराइट, ओके, वेरी गुड। बताइए अंशिका, बताइए Sir, option B. कौन सा कह रहे हो बेटा? ऑप्शन डी कह रहे हो? Sir, B. बी कह रहे हो आप? ऑलराइट, ठीक है। देन मुस्कान, आप बताइए। सर ऑप्शन बी। ओके, बिल्कुल सही बात है आपके यहाँ पे, ऑप्शन बी आप यहाँ बता रहे हो, ठीक है। प्रिया, आप बताइए। Sir, option B. राइट, बेटा प्रिया एक्सप्लेन करोगे आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन बी कैसे बनेगा आपके यहाँ पे आंसर? क्योंकि सर जो रेनिन है वो एंजियोटेंसिन को, एक प्रोटीन को ब्रेक करता है जो एंजियोटेंसिनोजन बनाता है, और फिर एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन 1 जो है फिर उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स को कहता है कि उससे कि जो एक हार्मोन एल्डोस्टेरोन को रिलीज करे, और जो एल्डोस्टेरोन है वो डीसीटी और डीसीटी को कहता है कि उसे सोडियम आयंस और वाटर को रीएब्सॉर्ब करना है। राइट राइट राइट, और अगर आप वहां से पानी निकाल रहे हो तो सिंपल सी बात है कि आपका वहां पे डाइल्यूट यूरिन कभी नहीं बनेगा, वो आपका कॉन्सेंट्रेट यूरिन बनाने में आप मदद कर रहे हो। तो बिल्कुल सही बात है बेटा आपकी, और आपका एक्सप्लेनेशन भी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है, राइट, दैट्स अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी बनेगा मेरे यहाँ पे ऐसा सही है, लाइक दैट्स अ करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो यस, दिस इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। ये जो आपका रेनिन होता है ये आपका कहीं से भी मदद नहीं करता डाइल्यूट यूरिन बनाने के लिए, बल्कि हमने देख लिया कि कैफीन तो इट इज अ डायूरेटिक, हमने अभी भी देखा था कैफीन इज गोइंग टू बी डायूरेटिक। आपका अल्कोहल जो होता है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी डायूरेटिक, ठीक है। और एएनएफ पता है क्या करता है, अगर आपको याद हो तो कोई बताएगा मुझे एएनएफ का रोल क्या था? एनीवन ऑफ यू, एनीवन कैन? ये उसको सर मतलब उनको बोल बोलता देता है है कि कि नॉट रेनिन रिलीज नहीं करना है। रेनिन रिलीज नहीं करना। Right. So NF will go and tell the juxtaglomerular cell not to release renin. तो ये रेनिन को निकलने से यहाँ पे बंद कर देगा। अगर रेनिन नहीं आ रहा तो आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन भी वहां पे आपका नहीं हो पाएगा डीसीटी के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन हैव अ डाइल्यूट यूरिन। सो यस, ऑप्शन बी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। इसकी वजह से आपका कभी भी आपका डाइल्यूट यूरिन आपका नहीं बनता, ये बेसिकली आपको मदद करता है टू फॉर्म द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। सो यस, ए, सी और डी जो होते हैं इनकी वजह से डाइल्यूट यूरिन बन सकता है। तो क्या इसका एक्सप्लेनेशन सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. प्लीज जबरदस्ती यस मत बोलना, अगर चीज समझ नहीं आ रही देन बता दो कि सर समझ नहीं आ रहा, सो वी कैन रिवाइज दोस थिंग्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बता देना कुछ ऐसा हो तो। और ये सबके लिए जो लोग कुछ नहीं बोल रहे ना अभी क्लास में, उनके लिए भी है ये सब, तो प्लीज बता दो अगर कोई समझ नहीं आ रही तो ना। ये तो हम अब ये वाला क्वेश्चन एक है जो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये 2023 का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद से पढ़िए एंड देन खुद से हिसाब से आंसर करिए, कर सकते हो। 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट नीट का क्वेश्चन नहीं है। सो टेक योर टाइम, टेक योर 20 सेकेंड्स, देखते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी बैठ गई है। सब लोग ट्राई करिए बेटा, सब लोग ट्राई करिए। एसर्शन रीजन है लेकिन बड़ा ही सिंपल सा है, कोई इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं वो। You can do this. All right.
एक पर्सन ने कर दिया, वेरी गुड। ओके, बाकी लोगों ने किया है। I'll still give you 5 more seconds बाकी लोगों को। बताइए दीक्षा कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 2। मैं भी सॉल्व करता हूं, अगर मैं सॉल्व करता तो मैं करता ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी लोग का आंसर हम चेक करते हैं। आरुष, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन 2। सलम कुमारी, ऑप्शन 2। रंजना, ऑप्शन 2। रंजना क्या गलत है इसके अंदर? व्हाट इज रॉन्ग? व्हाई यू आर सेइंग आर इज फॉल्स ओवर हियर? ये मुझे बताओ। जक्सामेटल नेफ्रॉन्स में जो लॉन्ग हेनरी लूप होते हैं और कॉर्टिकल में जो शॉर्ट होते हैं। राइट, तो ये मेरा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल सी बात है। और स्टेटमेंट ए मेरे यहाँ पे सही है, दैट नेफ्रॉन आर ऑफ टू टाइप, कॉर्टिकल एंड जुक्स्टामेडुलरी, बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द कॉर्टेक्स इन द मेडुला। तो बिल्कुल सही, आप सबका आंसर यहाँ पे सही है। ऑप्शन 2 ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन 2 मेरा बनेगा सही आंसर। और ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू नो एग्जैक्टली कि कौन सा नेफ्रॉन कैसा होता है और वो क्या कर रहा होता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू। सो आई होप सबने जिन्होंने हैंड रेज किया था और जिन्होंने हैंड रेज नहीं भी किया था, उन सबको पता चल गया होगा कि इसका आंसर आपके यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। ये भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना है, थोड़ा सा ही दौड़ाना है आपको दिमाग, आपका इसका आंसर निकल जाएगा। आपके सामने 5 स्टेटमेंट लगा के रखे लोगों ने, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। टेक योर 20 सेकेंड्स एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस। ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। यू जस्ट हैव टू थिंक अ बिट, थोड़ा सा ही सोचना है, ज्यादा भी नहीं सोचना, आपका आंसर निकल आ जाएगा इसके अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है? ऑलराइट, प्रिया का हो गया, अंशिका का भी हो गया, बाकी लोग भी बाकी लोग भी ट्राई करिए। क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा आंसर, और क्या ही होगा। ऑलराइट, मोनिका आपको क्या लग रहा है क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी सी डी एंड ओनली। आप कह रहे हो ऑप्शन ए। प्रिया आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। आई एम स्टिल वेटिंग, बाकी लोग भी वेट, ट्राई करिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हो जाना चाहिए। पलक बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन 1। मुस्कान? सर ऑप्शन 1। चलिए मुस्कान कर दीजिए इसे आप यहाँ पे एक्सप्लेन। आप कह रहे हो कि बी सी एंड डी आपके यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट बी है मेरी यहाँ पे, एडीएच फैसिलिटेट्स रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस। तो ये स्टेटमेंट तो आपके यहाँ पे सही है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। तो मुझे बताइए कि मेरी बी यहाँ पे सही है। अब देखो इसको आपको करना कैसा, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। आपको क्या लिखा हुआ है? एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस, राइट? ये बात आपकी सही है, आप सब लोग जानते हो। तो अब देखो बी कहाँ पे आ रहा है। बी मेरा आ रहा है इन तीनों के अंदर ना, तो ये तो मेरा वैसे हट गया, इसको मैं वैसे हटा, ये तो मेरा वैसे हट जाता है यहाँ पे, राइट? अब आप देखो ऑप्शन स्टेटमेंट सी मेरे यहाँ पे क्या कह रहा है? एएनएफ कॉजेज वासोडायलेशन। एएनएफ कॉजेज वासोडायलेशन, ये बात भी तो सही है, ये आपका वासोडायलेशन करता है, ये तो भी अभी हमने अभी देखा था। अब आप देखो कि आपका बीएनसी कहाँ पे आ रहा है। सो बीएनसी अगर आप देखने जाओ तो सिर्फ आपका स्टेटमेंट 1 में आएगा। तो कई बार क्या होगा ना क्वेश्चन के अंदर कि आपको अगर स्टेटमेंट 1 अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पे ए पढ़ोगे, तो आपको ज्यादा कुछ शायद समझ ना आए। एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये स्टेटमेंट तो याद नहीं आ रहा, क्या हुआ था इसके अंदर। इट इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेज दैट कि अगर आपका बॉडी फ्लूइड ज्यादा अगर बॉडी के बाहर निकल रहा है, तो आपके ऑस्मो रिसेप्टर बंद हो जाएंगे। ये बात गलत है, आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिव रहते हैं एंड दे एक्चुअली टेल द ब्रेन कि चलिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे पानी हम बचा सके। बट अगर आपको स्टेटमेंट समझ नहीं भी आ रहा, आपको बाकी स्टेटमेंट तो आपको समझ आ ही जाएंगे, राइट? एंड देन यू हैव योर स्टेटमेंट डी। अब वैसे तो आपको आंसर वैसे ही मिल गया, आपको पता चल गया कि बीएनसी मेरे यहाँ पे सही है, राइट? अगर बीएनसी मेरे यहाँ पे सही है यहाँ पे, तो आपको आपका आंसर यहाँ पे वैसे ही मिल जाता है। लेकिन अब आप मुझे एक्सप्लेन करिए स्टेटमेंट डी मुस्कान, एडीएच कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये कैसे कर सकता है बताइए? कर सकते हो, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा सोचो, हो जाएगा ये। सर जब बोलो। सर
सर जब ADH के कारण ना एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है तो ना, उससे एक्टिव हो जाता एक सेकंड एडीएच के कारण एल्डोस्टेरोन नहीं आएगा, वो आ रहा था आपका रेनिन की वजह से, एंजियोटेंसिन 2 की वजह से। एडीएच तो आपका अलग से आ रहा है, दिस इज माय वेसोप्रेसिन, है ना, ये मेरा वेसोप्रेसिन है जो मेरा आ रहा है पोस्टीरियर पार्ट से, और आके मेरे कलेक्टिंग डक्ट को जाके बोलेगा कि वाटर निकालो, और डीसीडी को जाके बोलेगा थोड़ा बहुत कि वहां से वाटर निकालो, दैट इज माय एडीएच। ठीक है, तो अब आप उसी स्टोरी को आगे बढ़ा के आप बता सकते हो कि इससे कैसे मेरा ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा, बताओ। कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रिया आप बताना चाहोगे एडीएच हाउ ब्लड प्रेशर ये इंक्रीज करेगा मेरा यहाँ पे? क्योंकि सर जो एडीएच है वो वासो कंस्ट्रिक्टर है, और इससे जो है वो ब्लड वेसल्स जो है वो थोड़ी नैरो हो जाती है, इससे ब्लड प्रेशर ओके ठीक है, ओके बेटा, इसके अलावा एनीथिंग अदर देन दिस? मोनिका आप बताइए। सर जैसे ही मतलब जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल होते हैं ना, वो रेनिन हार्मोन को जब रिलीज करते हैं, उनसे एंजियोटेंसिनोजेन होता है, वो एक इनएक्टिव प्रोटीन है ना, वो जब एक्टिव हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एक एंजाइम की हेल्प से एंजियोटेंसिन 2 में। तो उसके बाद जो होता है कि जो एंजियोटेंसिन है ना, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को बोलता है कि एल्डोस्टेरोन रिलीज करो। एल्डोस्टेरोन जब रिलीज होता है तो उससे मतलब डीसीटी में जाके वो सोडियम और H2 आयंस को उनको रीअब्सॉर्ब करता है। उनकी रीअब्सॉर्प्शन की वजह से हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज होती है, और साथ में ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो ये होता है कि इसकी वजह से एक जो एडीएच है वो एट द एंड वो उसको मतलब ब्लड प्रेशर को हमारी को इंक्रीज कर देता है, हेल्प करता है। तो बेटा आपने जो पूरी कहानी बताई उसमें याद रखना एडीएच तो आया ही नहीं, उसमें तो एल्डोस्टेरोन आया ना आपका। यस आपका सर। एल्डोस्टेरोन आया, एंजियोटेंसिन 2 आया, वो पूरी आपकी आप सबकी वो कहानी सही है। एडीएच कहां से है, प्लीज मिक्स मत करना, एडीएच इज नॉट एल्डोस्टेरोन, यस सर। ADH is your vasopressin, और ये आपका आ रहा है फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माय पिट्यूटरी ग्लैंड से मेरा आ रहा है, मेरा यहाँ वेसोप्रेसिन। तो एक बात याद रखना कि जब मेरा एडीएच आएगा, ये जाके मेरा बोलता है मेरे कलेक्टिंग डक्ट को कि चलिए आप वाटर को रीअब्सॉर्ब करिए। तो आप एक बात यहाँ पे सिंपल याद रखो कि अगर आपका वाटर रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, अगर हम वाटर को रीअब्सॉर्ब करेंगे तो आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना? अरे अगर हम वाटर को रीअब्सॉर्ब करेंगे तो हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस सर। है। जब एल्डोस्टेरोन आपका डीसीटी में से जब पानी निकाल जाता है, तब भी आपका वही हो रहा था ना, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, फिर आपका ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ता है। सिमिलरली जब आप कलेक्टिंग डक्ट में से आप पानी निकालते हो तो वहां पे भी वही चीज होगी कि आपका यहाँ पे ब्लड, आपने वाटर को रीअब्सॉर्ब किया तो आपका यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, सो ब्लड वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज। और अगर आपका ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता है तो यू विल आल्सो फाइंड योर ब्लड प्रेशर इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज। तो इसलिए ये भी आपकी मदद कर सकता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, राइट? लेकिन प्लीज ये मत सोचना एडीएच इज एल्डोस्टेरोन, ठीक है, इट इज नॉट एल्डोस्टेरोन। सो ये सब यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है। सो सी बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स, बिल्कुल सही। 2023 का क्वेश्चन था जो आप लोगों ने यहाँ पे कर दिया। ऑप्शन डी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन जीएफआर, ये बात आपकी गलत है यहाँ पे, इसकी वजह से आपका जीएफआर डिक्रीज नहीं होता, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस बेटा आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बना के आपके सामने रखे जाएंगे, तो यू शुड बी एबल टू डील विद दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट? तो इतनी कहानी, इतनी बात आप यहाँ पे याद रखिए। इसके अंदर और भी कुछ मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लगा के रखे हुए हैं, आप एक बार उन्हें अपने एंड से देख सकते हो, या हम भी इसे बाद में, ये थोड़े दूसरे चैप्टर के, बट यू कैन सॉल्व देम। या दिस फ्यू क्वेश्चन एज वेल, इनको हम देखते हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे, कल करेंगे, और एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे सॉल्विंग देम। एक बार आप भी एज अ होमवर्क इन्हें कर लेना ताकि हमें डिस्कस करने में ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो यहाँ पे एक तरीके से आपके यहाँ पे लाइक चैप्टर खत्म हो चुका है। नाउ द ओनली थिंग रिमेनिंग इज गोइंग टू बी क्वेश्चन सॉल्विंग फ्रॉम योर एंड। तो हमारे एंड से चैप्टर हो चुका है यहाँ पे खत्म, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और ये जो पैसेज है एक बार ये पढ़ जाना, इसको हम कल थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसको एक बार बस पढ़ जाना, इसमें बस एक चीज समझानी है आपको, बस पढ़ के आना ही है कल, राइट? ये एनसीडी का है, एनसीडी में आपको मिल जाएगा, किडनी ट्रांसप्लांटेशन को लेकर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये जस्ट रीड बाय योरसेल्फ, राइट? एंड देन वी कैन डिस्कस दिस। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या हमने जितने टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए इस चैप्टर के अंदर, क्या वो सारे टॉपिक्स आप सबको यहाँ पे क्लियर हैं? यस सर। और क्लियर करने के लिए यू हैव टू रीड बाय योरसेल्फ, थोड़ा खुद से भी पढ़िए, उन्हें खुद से लिख लीजिए। जैसे एंजियोटेंसिन पाथवे आप लोग मुझे काफी अच्छे से आप बता देते हो, एक्सप्लेन कर देते हो, वैसे आप अगर आप खुद से भी अगर आप याद है तो अच्छी बात है, लिख सकते हो तो और भी अच्छी बात है। सो प्लीज डू ऑल दोस थिंग्स वेरी केयरफुली, ताकि कोई क्वेश्चन आपसे अगर यहाँ पे पूछे इसके रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड, घुमा फिरा के आपको आंसर आना चाहिए।
you should be able to solve them. You can see the type of question they can ask you. अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, शायद एक बार में ना हो पाए, अगर दूसरी बार में अगर आप समझ के कर पा रहे हो तो दैट्स इनफ. क्योंकि अगर आपका एक बार वो टेम्पो बैठ जाता है ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का, फिर वो फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो गेट यूज्ड टू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. अगर आपके कोई सवाल हो तो बताइए. अगर आप इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, देन प्लीज अपने